रजत, ओ रजत, अरे कहाँ है? खेतों पर नहीं जाना है क्या? ये कहकर उमेश ने अपने छोटे भाई रजत को आवाज दी। तभी वहां पर रजत आया और बोला। हाँ भैया बताइए, क्या काम है? मैं कह रहा हूँ खेतों पर नहीं चल रहा। आज तो फसलों की कटाई होनी है। मुझे कुछ काम है। आप ऐसा कीजिए, कुछ मजदूर ले जाइए। हाँ सही कह रहा है। वो तो जैसे पैसे नहीं लेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। आज कॉलेज जाना है। आपको तो पता ही है, कॉलेज जाने के लिए सुबह ही निकलना पड़ता है। मुझे कॉलेज के बहाने मत दे। और वैसे भी पढ़ लिख कर तू क्या कर लेगा? हाँ? रहेगा तो किसान ही। जरूरी नहीं है भैया कि मैं किसान ही रहूं। मुझे अपने लिए कुछ बड़ा करना है। मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तू हर बार कोई ना कोई बहाना कर देता है। इस तरह नहीं चलने वाला। ये कहकर उमेश वहां से चला गया। एक गांव में ऊषा अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। बड़े का नाम उमेश और छोटे का नाम रजत था। ऊषा के पति का देहांत हो गया था, जिस वजह से खेती का काम उमेश ही संभालता था। जब ऊषा ने अपने दोनों बेटों की बात सुनी तो रजत से कहा, बेटा, तुम खेतों का काम क्यों नहीं संभालते? तुम्हें पता है ना, भाभी तेरी भैया को भड़काती रहती है। आप उन्हें भड़काने दीजिए। और वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना है माँ। बेटा, अगर तू खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप भी अब भैया की तरह बातें करने लगी। मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सहयोग करें। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ रजत रोजाना पढ़ाई करने जाया करता था और खेती का काम उमेश संभाला करता था, जिसे देखकर उमेश की पत्नी रेखा काफी जलती। हम्म, सारा काम मेरे पति करते हैं, पर खेती में बराबर का हिस्सा रजत को भी दिया जाता है, जबकि अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है। शादी के बाद पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन रजत कॉलेज जा रहा था। तभी रेखा ने उसे रोककर कहा, भैया, मेरे पति क्या आपको गधे लगते हैं, जो आप खुद तो कॉलेज चले जाते हो और वो बेचारे खेतों पर लगे रहते हैं? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने कब कहा ऐसा? अगर ऐसा नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा लिया करें, क्योंकि पैसे तो आपको आधे चाहिए ही होते हैं। तभी वहां पर उषा आ गई और उसने रेखा की बातें सुन ली। इस पर उसने रेखा से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? मैं सही कह रही हूं माँ जी। अब तो इस घर का बंटवारा होगा। मुझे कुछ नहीं पता माँ जी। क्या? बंटवारा? पर क्यों? क्योंकि सारे काम मेरे पति करते हैं, पर पैसे तो इन्हें भी मिलते हैं ना। ये तो फ्री में ही लेते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कहकर रेखा अंदर चली गई। इस पर उषा काफी ज्यादा परेशान हुई। वहीं रजत भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, पर वो कॉलेज निकल गया। शाम को जब वो घर आया तो उसने देखा उमेश काफी गुस्से में था। वहीं रेखा रो रही थी। ये देखकर रजत को कुछ समझ में नहीं आया। इस पर उमेश ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी से जबान लड़ाने की? वो बता रही थी, तूने उससे ऊंची आवाज में बात की। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब तेरी भाभी झूठ बोलने लगी, हाँ? और तू बहुत सच्चा है। मैं सही कह रहा हूँ। माँ भी वही थी। मुझे माँ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तेरा ही पक्ष लेंगी। ये सुनकर उषा काफी दुखी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था उमेश अपनी पत्नी के कहने में चलता था। इस पर रजत ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं भैया? चाहता क्या हूं? साफ दिख रहा है, तेरे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। तो फिर निकल जाए इस घर से। ये घर हमारा है। ये क्या बात हुई? इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। नहीं, तेरा कुछ नहीं है हिस्सा इसमें, क्योंकि सारा काम अकेले मैंने किया है। इसीलिए खेती में मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। थोड़ी दूरी पर हमारा एक पुराना मकान है, तो उसी में जाकर रह। ये सुनकर रजत काफी दुखी हुआ। इस पर उषा ने कहा, चल बेटा, हमारा यहाँ कोई नहीं है। पर माँ, आप क्यों मेरे साथ जा रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। इस पर उमेश को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद उषा और रजत घर से निकल आए और फिर उसी पुराने घर में आ गए।
पुराना घर होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा गंदगी थी। उषा और रजत ने मिलकर घर साफ किया और फिर उषा ने रजत से कहा, बेटा, अब घर चलाने के लिए तुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। इसके बाद मैं कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन रजत गांव में ही काम ढूंढने के लिए निकला। तभी उसे गांव का कालू मिला और उसने रजत से कहा, अरे रजत, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, काम की तलाश है। तुझे तो पता ही है मेरे घर के हालात। हाँ हाँ, मुझे पता लगा, तेरे भाई ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अरे मुझे उसका कुछ नहीं है। वैसे भी पैसा तो बुद्धि से कमाया जाता है। पर अब तू क्या करेगा? वही तो सोच रहा हूँ। मैंने कॉलेज से पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसी जॉब चाहिए जो मेरे हिसाब से हो। पर गांव में कहाँ जॉब रखी? इसके लिए तो तुझे शहर जाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, पर मैं गांव में ही कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरा भाई देखे तो उसे पता लगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तभी कालू को याद आया, मुखिया जी को एक आदमी की तलाश है जो हिसाब किताब कर सके। और उसने कहा, तो मुखिया जी के यहाँ चला जा, वो तुझे काम दे देंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर रजत मुखिया के घर आ गया। मुखिया कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने रजत को देखा तो कहा, अरे रजत, तुम यहाँ पर? मुझे कालू ने बताया आपको हिसाब किताब के लिए आदमी चाहिए था। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। वैसे आना तो मैं भी तुम्हारे पास चाहता था, क्योंकि तुमने शहर से पढ़ाई की है तो तुम्हें हिसाब किताब काफी अच्छी तरह आता होगा। हाँ हाँ, मुझे काफी अच्छी तरह से हिसाब किताब आता है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर मुंशी की जगह पर रखता हूँ। वैसे भी मेरा मुंशी बूढ़ा हो चुका है। ये सुनकर रजत काफी ज्यादा खुश हुआ और वो मुखिया के यहाँ काम करने लगा। मुखिया उसे जो भी हिसाब किताब देता वो सही तरह से करके मुखिया को दे देता, जिससे मुखिया काफी खुश था। पर कुछ दिनों से मुखिया काफी परेशान नजर आ रहा था, जिस पर रजत भी थोड़ा हैरान था कि आखिर मुखिया को क्या हो गया। और उसने मुखिया से कहा, क्या हुआ मुखिया जी, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ रजत, क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि गांव में लोगों को रोजगार मिले, पर समझ नहीं आ रहा इसके लिए क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात है, आप इस गांव में एक फैक्ट्री खोल लीजिए। वैसे भी सभी लोग शहर ही जाते हैं काम करने। अगर आप यहाँ पर किसी की फैक्ट्री खोल लेंगे तो गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा। अरे वाह, ये तुमने बहुत अच्छी बात की। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तुम काफी बुद्धिमान हो। ये सुनकर रजत काफी खुश हुआ और फिर मुखिया ने गांव में एक चीनी की फैक्ट्री खोली, क्योंकि उसके यहाँ पर गन्ना काफी अच्छा होता था, जिससे गांव वालों को रोजगार मिला। वहीं मुखिया ने रजत को ही फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया, जिससे उसकी सैलरी काफी अच्छी हो गई थी और उसने अपने घर को भी अच्छा करवा लिया। एक दिन जब उमेश रजत के घर के सामने से गुजरा तो हैरान हुआ। अरे, ये रजत इतना अमीर कैसे हो गया? ये तो बहुत गरीब था। मैंने तो इसे टूटा घर दिया था। तभी उसकी नजर उषा पर पड़ी, जो एक महंगी साड़ी पहने बैठी हुई थी। इतने में उमेश अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आ गई आपके पास? क्या रजत चोरी करने लगा हाँ? तुझे पता नहीं है, वो मुखिया के यहाँ पर मैनेजर है और मुखिया ने उसे अपना मुंशी बना लिया है। ये सुनकर उमेश काफी हैरान हुआ। ये कब हो गया? मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे, ये तो कब का हो गया। तू तो उसे नकारा समझता था, जिस वजह से तूने उसे घर से निकाल दिया। पर बेटा, वो बहुत ही होशियार है और देख, आज वो कहाँ पहुँच गया। अपनी माँ की बात सुनकर उमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी वहां पर रजत आ गया। रजत ने जब अपने भाई को देखा तो कहा, अरे भैया, आप यहाँ अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ भैया, आप थोड़ा उदास लग रहे हैं? उदास नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है भैया, पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती है। बुद्धि का भी कमाल होता है। मैंने बुद्धि से काम लिया, जिस वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब तू हमेशा सुखी रहे। ये कहकर उमेश वहां से चला गया।
वहीं अब रजत काफी खुश था कि उसके भाई को उसकी गलती का एहसास हुआ और अब वो गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि सारा काम मुखिया का वही संभालता था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के धन से बढ़कर कोई चीज नहीं है।